हाय दोस्तों, तो आज के एपिसोड में जब टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू होता है तो जियाला के सामने ही जंगजू खड़ा होता है। जियाला इसको देखते ही इसके गले से लग जाती है। तो ही जंगजू कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो। तो जियाला इससे कहती है कि चाहे जो मर्जी हो, लेकिन तुम्हें इस तरह से मुझसे छुपना नहीं चाहिए। जियाला कहती है मैं सबके लिए तैयार हूँ और अब मैं पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो गई हूँ। तो ही जंगजू इससे कहता है कि मैं तुम पे कभी गिव अप नहीं करूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। और जैसा कि तुम देख सकती हो, हमने जिरांग को तो बचा ही लिया है, तो इसीलिए बस हमें अब एक दफा और कोशिश करनी होगी, हम अपनी किस्मत बदल लेंगे। फिर इसके बाद 2022 वाला ही जंगजू 2021 वाले ही जंगजू को मैसेज करके बताता है कि कल मुझे पता चला कि जियाला को गाड़ी ने हिट किया और वो इस एक्सीडेंट में मर गई। तो 2021 वाला ही जंगजू बहुत हैरान होता है और इससे पूछता है क्या ये कैसे हो सकता है। तो दूसरा ही जंगजू इसको मैसेज करके बताता है कि अपार्टमेंट अभी भी मेरे पास ही है और अभी भी स्टिल टाइम स्पेस ओवरलैप एग्जिस्ट करता है। और मुझे लगता है कि जियाला की मौत के पीछे कहीं ना कहीं संदफंग का ताल्लुक जरूर है और वो हमें फंसाने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम ये सब जियाला को मत बताना। तो 2021 वाला ही जंगजू दूसरे ही जंगजू को मैसेज करके कहता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि दोबारा से संदफंग मेरे साथ कोई चाल खेलेगा, मैं तो उसके ऊपर कड़ी नजर रख रहा हूँ। और दूसरी तरफ ये जंगजू और जियाला अपने घर की बैक साइड वाली बालकनी में खड़े होकर फायरवर्क्स चला रहे होते हैं। और यहाँ 2021 वाला ही जंगजू दूसरे ही जंगजू के मैसेज का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन ही जंगजू तो जियाला के साथ बिजी होता है, इसलिए वो जवाब देना भूल जाता है। तो फिर इसके बाद जियाला इससे पूछती है कि तुमने मुझे बताया नहीं, क्या मैं अभी भी हॉस्पिटल में हूँ, क्या मुझे अभी भी गाड़ी ने टक्कर मारी और क्या वो आवन जेल में है। तो ही जंगजू से बताता है कि वो आवन जेल में था और इसके बावजूद भी तुम्हें एक गाड़ी ने हिट किया और जगह भी वही है, लेकिन पुलिस अभी तक इस केस को हल नहीं कर सकी। तो जियाला कहती है कि डेट भी सेम है, 7 जनवरी। तो ही जंगजू कहता है कि नहीं, डेट 7 जनवरी बल्कि अब 12 दिसंबर 2021 हो गई है। जियाला कहती है इस हिसाब से तो सिर्फ मेरे पास अब एक माह ही बचा है। जियाला इतना कहती ही है कि ही जंगजू वहाँ से गायब हो जाता है। फिर इसके बाद 2021 का दिखाया जाता है, जहाँ पे ही जंगजू जियाला के लिए हॉस्पिटल में नाश्ता लेकर आता है। जब वहाँ आता है तो देखता है कि जियाला वहाँ पे मौजूद नहीं होती और नर्स से पूछता है कि इस रूम की पेशेंट कहाँ है। तो नर्स बताती है कि वो तो डिस्चार्ज हो गई है और यहाँ से चली गई। ये जंगजू जियाला को फोन करता है, लेकिन जियाला इसका फोन नहीं उठाती। और फिर इसके बाद 2022 का दिखाया जाता है, जहाँ पे ही जंगजू और दाजुन बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी एकदम से ही जंगजू की मेमोरी अपडेट होती है और इसे ये दिखाई देता है कि जियाला ने ही जंगजू को मैसेज किया हुआ है और उसमें ये लिखती है कि तुम्हें मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मेरी फिक्र करने की, प्लीज तुम मुझे भूल जाओ। और मजीद कहती है कि इस सब में हम में से किसी एक को तो मरना ही होगा और ये तकदीर में भी लिखा है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ही मर जाऊँ, क्योंकि मैं तो वैसे भी कोमा में हूँ और तुम्हें अब मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है और मेरा तुम्हारे साथ गुजरा हुआ हर दिन बहुत ही खूबसूरत है और मैंने उस टाइम को बहुत भरपूर तरीके से एंजॉय किया है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी आगे एक बेहतर जिंदगी हो। और जब ही जंगजू की मेमोरी अपडेट हुई होती है और वो मैसेज पढ़ता है तो इसको अपनी और जियाला की तमाम खूबसूरत यादें याद आती हैं। और फिर ही जंगजू खुद से ही कहता है कि तुम्हारे रिलैक्स होने की वजह से मैं एक बार फिर धोखा खा गया और मुझे लगता है कि तुम इस बार बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड हो। फिर 2021 वाला ही जंगजू अपने ऑफिस आता है और आते ही मूशिमिंग को कॉल करके पूछता है क्या तुम्हें पता है कि जियाला कहाँ पे गई है। तो मूशिमिंग इसे बताता है कि उसने कुछ दिन की छुट्टियां ली हैं। मूशिमिंग इससे पूछता है क्या कुछ हुआ है। तो ये जंगजू इससे कहता है कि अगर जियाला तुमसे राब्ता करे तो तुम मुझे फौरी तौर पर बताना। और दाजुन भी इसके पास बैठा होता है और इससे एक केस डिस्कस करता है और बताता है कि कुछ अर्सा पहले गाउस ग्रुप की एक फीमेल एम्प्लॉय हरास हुई थी उसके अपने ही बॉस से, जबकि वो ड्रंक थी और उससे बगैर किसी वजह के उसकी कंपनी से निकाल दिया गया था और उस फीमेल ने पब्लिकली मदद की अपील की है। और अब जांग शाओ जियांग चाहता है कि तुम उसके लॉयर बनो और तुम उसका केस हैंडल करो। ही जंगजू केस की डिटेल्स पढ़ने के बाद कहता है कि इस तरह के केसेस में सबूत इकट्ठे करना बहुत ही मुश्किल होता है और इस केस की लीगल इंफॉर्मेशन भी बहुत ही ज्यादा अनक्लियर है, यानी कि इस केस के बारे में ज्यादा सबूत तो है ही नहीं। और अगर हमारे पास इस तरह के केसेस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सबूत भी हो तो ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी साइड बेकसूर है। तो फिर दाजुन इसे बताता है कि ऑनलाइन इस केस को बहुत ही हाइप मिली हुई है और 2 ग्रुप्स बने हैं। एक ग्रुप समझता है कि जांग शाओ जियांग बेकसूर है और दूसरा ग्रुप ये समझता है कि दोनों ही कसूरवार हैं।
तो फिर ही जंगजू दाजुन को कहता है कि तुम पहले ऐसा करो कि इस क्लाइंट के पास जाओ और उससे ये मालूम करो कि वाकये के फौरन बाद क्या हुआ था। क्या उसने फौरी तौर पे पुलिस को कॉल की थी और क्या उसके पास सबूत है एट द पॉइंट जो क्राइम सीन पे हुए थे। तुम ये इन्फॉर्मेशन जाके ले आओ और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लाने के बाद ही मैं ये डिसाइड करूंगा कि मैंने ये केस हैंडल करना है या नहीं। और फिर इसके बाद जियाला अपनी दादी के घर आ जाती है उनके पास रहने के लिए, और अपनी दादी से मिलने के बाद जियाला अपने कमरे में आती है। वहाँ पे इसकी और इसके पेरेंट्स की तस्वीर पड़ी होती है, जिसे देखकर जियाला कहती है कि मैं जल्दी आप लोगों से मिलने वाली हूँ। फिर इसके बाद जियाला अपनी दादी के साथ बैठकर खाना खाने लग जाती है। जियाला बहुत ही बच्चों की तरह खाना खा रही होती, तो इसकी दादी से कहती है कि तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे ससुराल वाले तुम पे हंसेंगे तुम्हें ऐसे खाता देख के। तो जियाला कहती है अगर ऐसा है तो फिर मुझे शादी नहीं करनी, मैं आपके साथ ही रहूंगी। तो इसकी दादी कहती हैं कि ऐसी फालतू बातें मत करो, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तो मैं जल्द से जल्द कोई ऐसा ढूंढना होगा जिसे तुम पसंद करती हो, और जिस ही जंगजू की तुमने बात की थी वो इतना भी बुरा नहीं है। फिर इसके बाद जियाला अपनी दादी से कहती है कि मैं अपने माँ बाप से मिलना चाहती हूँ और इसीलिए मैं थोड़ी देर बाद उनसे मिलने जाऊंगी। जियाला की दादी कहती है कि ठीक है तुम मिल लेना, लेकिन अभी यहाँ पे बारिश होने वाली है तो इसीलिए तुम किसी और दिन चली जाना। तो जियाला कहती है कि इससे कोई मसला नहीं, मैं अपने साथ छतरी ले जाऊंगी। फिर इसके बाद ही जंगजू टाइम स्पेस ओवरलैप स्टार्ट होते ही पूरे घर की तलाशी लेने लग जाता है कि कहीं उसको कोई क्लू ही मिल जाए जिससे वो जियाला तक पहुंच सके। तो एक ड्रॉर खोलता है जहाँ पे एक पैम्फलेट पड़ा होता है जिसपे जीले हाउस लिखा होता है। ही जंगजू उसका नंबर नोट कर लेता है और बाद में 2021 वाले ही जंगजू को कॉल करता है और वो इससे पूछता है कि तुम्हें जियाला का पता चला। तो ही जंगजू इससे कहता है कि मुझे लगता है कि शायद वो अपनी दादी के घर चली गई है जो कि चंगजिया में है, मेरे पास सिर्फ 40 मिनट ही होते हैं इसलिए मैं तो वहाँ पे नहीं जा सकता। तो 2021 वाला ही जंगजू कहता है कि ठीक है मैं जाऊंगा, फिर तुम बस मुझे वहाँ का एड्रेस सेंड कर दो। और 2022 वाला ही जंगजू 21 वाले से कहता है कि जब भी तुम जियाला से दोबारा मिलो तो प्लीज अपने फिजिक्स के रूल्स एंड लॉज उसको समझाने मत बैठ जाना, और अगर वो दोबारा से कहीं गायब हुई तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तो 2021 वाला ही जंगजू कहता है कि तुम इस सब के लिए मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो। तो 2021 वाला ही जंगजू से कहता है कि अगर तुम ना होते तो जियाला भी गायब ना होती। तो 2022 वाला ही जंगजू कहता है कि ठीक है ये टाइम लड़ने का नहीं है और तुम जाओ जियाला के पास और प्लीज रात को आराम से ड्राइव करना। तो 2021 वाला ही जंगजू कहता है कि अगर अभी तक तुम जिंदा हो तो इसका मतलब है कि मैं भी ठीक ही हूँगा। और फिर ही जंगजू जियाला को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाती है और 2022 वाला ही जंगजू भी अपनी बैल्कनी से देख रहा होता है कि एकदम से इतनी तेज बारिश कैसे शुरू हो गई, और अंदर आकर जियाला के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाता है और उसमें कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस दफा तुमने अपना डिसीजन कर लिया है, लेकिन मेरी भी अपनी चॉइसेस हैं। और फिर अगली सुबह 2021 वाला ही जंगजू जियाला की दादी के घर पहुंच जाता है, और जब वहां पहुंचता है तो वहां पे पुलिस खड़ी होती है जो कि जियाला की दादी से बात कर रही होती है। और ये जंगजू भी जियाला की दादी के पास आता है और इनसे आके पूछता है कि जियाला कहाँ पे है, मैं ही जंगजू हूँ। तो इसकी दादी कहती है कि हाँ तुम जियाला के बॉयफ्रेंड हो ही जंगजू। तो ही जंगजू जियाला की दादी से पूछता है कि जियाला को क्या हुआ है। तो जियाला की दादी जंगजू को बताती हैं कि कल जियाला अपने माँ बाप की कब्र पर गई थी, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई। ये जंगजू जियाला की दादी को कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं जियाला को सही सलामत यहाँ पे वापस ले आऊंगा। और ये कहकर ही जंगजू यहाँ से चला जाता है जियाला को ढूंढने के लिए। और जब ये जंगजू जंगल में पहुँचता है तो वहाँ से बहुत से लोग वापस आ रहे होते हैं। तो ये जंगजू जियाला की तस्वीर उन लोगों को दिखा के इनसे पूछता है कि क्या आपने इस लड़की को तो नहीं देखा, लेकिन इनमें से बहुत से लोग इसको पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन फिर ये जंगजू एक लड़की से पूछता है तो वो कहती है कि हाँ मैंने इसे देखा है, ये लड़की ऊपर ही है और लोगों की मदद कर रही है। ये जंगजू थोड़ा ही आगे जाता है कि तभी इसको जियाला दिखाई देती है जो किसी के सहारे से वापस आ रही होती है। जियाला इससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये जंगजू से कहता है कि तुम्हारे पाँव को क्या हुआ। जियाला कहती है कि मेरे पाँव पे मोच आ गई है, और जियाला को ये अपनी कमर पर उठाकर ले आता है और ये जंगजू सही सलामत जियाला को उसकी दादी के घर ले आता है। जियाला अपने कमरे पे अपने बेड पर बैठी होती है। तो ये जंगजू कहता है कि लाओ मैं तुम्हारी चोट पर बर्फ रख देता हूँ ताकि तुम्हें दर्द ना हो। जियाला कहती है कि मैं खुद से कर सकती हूँ। तो जियाला कहती है देखो तुम्हें भी तो चोट लगी है। तो ये जंगजू कहता है कि हाँ ये तो हल्की सी खराश है बस। जियाला कहती है कि तुम्हें इस पे कुछ लगा लेना चाहिए। ये जंगजू कहता है कि इसकी जरूरत नहीं, तो छोटा सा ही जख्म है। तो जियाला से कहती है कि अगर तुमने इसको ट्रीट नहीं किया तो इससे तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगी। तो फिर जियाला ही जंगजू की चोट पर दवा लगाने लग जाती है।
फिर उसके बाद ही जंगजू इससे कहता है कि अब हम बात कर सकते हैं, मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर हम दोनों को परेशान करती रहती हो अपने आप को सेक्रीफाइस करने से पहले। तो जियाला कहती है कि मैंने पहले ही तुम्हें हर चीज बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी है और तुम बार बार क्यों मेरी किस्मत के साथ मुदाखलत करते रहते हो। जिरोंग भी ठीक है और बाकी सब चीजें भी बिल्कुल ठीक हैं। अगर किसी को यहाँ से जाना ही है तो क्या ये बेहतर नहीं कि वो ही जाए जो इस वक्त कोमा में है। तो ही जंगजू से कहता है कि जियाला, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम खुद को मोहब्बत के लिए कुर्बान करती हो या अपने जज्बात के लिए? तुम बस यही बात करती रहती हो कि तुम खुद को कुर्बान करना चाहती हो दूसरों को बचाने के लिए, पर क्या तुमने कभी दूसरों से पूछा है कि वो कैसा महसूस करते हैं? और ये तुम ही थी जिसने ये कहा था कि अगर कुछ गलत हो जाए तो उसकी तलाफी करें, पर अब तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी दादी माँ तकरीबन 70 साल की हो गई हैं। क्या तुम ये जानती हो कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती हैं? वो कैसे ये बर्दाश्त करेंगी अगर उनके जीते जी तुम्हें कुछ हो गया तो? क्या तुमने इन सब बातों के बारे में कभी सोचा भी है? तो जियाला कहती है कि मैंने ये सब कैसे नहीं सोचा होगा, यकीनन मैंने इन सब के बारे में सोचा है। क्या ये सब जिरोंग के वाक़े के बाद साबित नहीं हो गया? इसे अब यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए। तो ही जंगजू कहता है कि मैं तुमसे अग्री नहीं करता। मेरा मतलब कि 4 माह बाद वाला ही जंगजू भी इससे अग्री नहीं करेगा, लेकिन उसके पास सिर्फ 46 मिनट होते हैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए, जबकि मेरे पास 23 घंटे और 14 मिनट होते हैं हर दिन। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या होता है, हम तीनों मिलके इस सब का इकट्ठे सामना करेंगे। तो जियाला ही जंगजू से कहती है कि मैं तुम्हारी तरह मुस्तकिल मिजाज नहीं हूँ। तो ये जंगजू कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही चॉइसेस हैं। पहली ये कि तुम मेरे साथ घर चलोगी और दूसरी ये कि मैं तुम्हारे साथ यहीं पे रहूंगा, और अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम दोनों ऑप्शंस में से क्या चूज करोगी। हे जंगजू आज की रात यहीं पे रुक जाता है और फिर अगली सुबह जब जियाला उठती है तो देखती है कि बाहर इसकी दादी और ही जंगजू आपस में बातें करें नाश्ता करते हुए, और ये भी आकर उनके साथ बैठ जाती है। तो फिर जियाला की दादी इनसे पूछती है कि तुम लोगों की आपस में लड़ाई हुई है? तो ही जंगजू कहता है कि हाँ, मैंने इसको गुस्सा दिला दिया था और ये बिना कुछ कहे ही वहाँ से आपके पास आ गई। मैंने हर मुमकिन कोशिश की और आखिरकार जियाला को ढूंढ ही लिया। तो इसकी दादी जियाला से कहती है कि जियाला, इसमें तुम्हारी गलती है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है कि कपल्स आपस में लड़ाई करते हैं और तुम सिर्फ इतनी सी बात पर यहाँ कैसे आ सकती हो। तो जियाला अपनी दादी से कहती है कि दादी माँ, आप इसकी बात मत सुने, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो जंगजू कहता है कि दादी, आपने देखा, ये कल से ही मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है, यानी ये अभी तक मुझ पे गुस्सा है। तो जियाला की दादी से कहती है कि तुम उस बात को हमेशा याद रखो जो मैं तुमसे करती हूँ कि एक कपल में हमेशा कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और दोबारा ब्रेकअप करने का जिक्र मत करना। अच्छा, ये सब आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि कहीं से कुछ टूटने की आवाज आती है, तो ये सब मुतवज्जे हो जाते हैं और फिर ही जंगजू और जियाला उठकर देखने भी चले जाते हैं। तो जब जाके देखती हैं तो ये जियाला की हमसाई होती हैं मिसेस जियांग, और इससे कहती हैं कि जियाला, तुम एक जर्नलिस्ट हो, तुम प्लीज जांग शाओ जियांग की मदद करो। और तभी ही जंगजू को याद आता है कि कुछ दिन पहले दाजुन ने भी इसी लड़की का जिक्र किया था, और फिर वो बूढ़ी औरत इन सबके साथ आके बैठ जाती है और बताती है कि जांग शाओ जियांग मेरी पोती है। तो जियाला इससे पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ। ये औरत बताती है कि उसको उसके बॉस ने हरास किया है और उसका रेप करना चाहा। जियाला पूछती है क्या उसने पुलिस को कॉल की थी। तो ये औरत बताती है कि हाँ, उसने कॉल की थी, लेकिन कोई खास सबूत नहीं मिले और उसके बॉस ने तो उस पर बदनामी का इल्जाम भी लगाया है, और इसी वजह से शाओ जियांग को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। तो जियाला शाओ जियांग की दादी से कहती है कि इसमें शाओ जियांग की कोई गलती नहीं है और आप फिक्र मत करें, हमें पुलिस पर भरोसा रखना चाहिए। फिर इसके बाद जियाला री जंगजू अंदर आ जाते हैं। री जंगजू इससे कहता है कि जिस शाओ जियांग का जिक्र हो रहा है वो पहले मुझसे मिलने आई थी और वो चाहती है कि मैं उसका लॉयर बन जाऊं, और देखो ये कैसा इत्तेफाक है कि तुम उसकी हमसाई भी हो। जियाला से पूछती है कि क्या तुमने उसका केस ले लिया है। तो जंगजू कहता है कि अभी तक तो नहीं, और मैंने अभी दाजुन को इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने का कहा है और इसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा। दूसरी तरफ इंटरनेट पे बहुत से सवालात हैं इस बारे में कि एक ड्रंक लड़की खुद ब खुद कैसे एक आदमी से अपना पीछा छुड़ाकर जा सकती है जबकि वो अनकॉन्शियस भी थी, और घर पहुंचते ही वो अपने सेंसेस में वापस कैसे आ गई। तो जियाला कहती है कि कैसा मजाक है, और कहती है कि लोग इस तरह की बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं। तो ये जंगजू कहता है कि इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो जियाला कहती है कि अगर मैं जर्नलिस्ट भी ना होती तो फिर भी मैं औरत पे ही भरोसा करती। तो ये जंगजू कहता है कि चलो ठीक है, फिर वापस घर चलो और जाके हम जांग शाओ जियांग की मदद करते हैं। और दूसरी तरफ 2022 वाली ही जंगजू की फौरन से मेमोरी अपडेट हो जाती है, और फिर तभी ही जंगजू इस केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने लग जाता है। और फिर यहाँ दूसरी
दूसरी तरफ जियाला वापस घर जाने की तैयारी कर रही होती है और इसकी दादी इसको नसीहत कर रही होती है कि तुम ही जंगजू के साथ ही रहना, उसका साथ कभी मत छोड़ना। तो फिर जियाला की दादी माँ जियाला का हाथ ही जंगजू के हाथ में रखती है और कहती है कि मैं जियाला को तुम्हारे भरोसे छोड़ती हूँ, तुम इसका ख्याल रखना। तो ही जंगजू कहता है कि आप फिक्र मत करें, मैं जियाला का अच्छी तरह से ध्यान रखूंगा। और फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद ये जंगजू जियाला शाओजियांग से मिलते हैं और फिर ये तीनों एक साथ नाश्ता करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे शाओजियांग सारी कहानी इनको बताती है और उनको बताती है कि उस रात मैं एक ऑफिशियल डिनर पे थी जहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा ड्रिंक करनी पड़ गई और मेरे बॉस ने मुझे कहा था कि ये एज एम्प्लॉय तुम्हारी ड्यूटी है, तो इसलिए तुम्हें ये सब करना होगा। कुछ देर ड्रिंक करने के बाद मैं पूरी तरह से बेहोश हो गई थी, जिसकी वजह से मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और वापसी के रास्ते में वो मुझ पर ही था और जब मैं घर पहुंची तो वो मेरे पीछे ऊपर भी आया और जैसे ही वो मेरे घर में आया उसने मुझे बहुत ही बुरे तरीके से पकड़ा हुआ था और उस वक्त मैं सिर्फ एक ही बात सोच रही थी कि मैं उसको अपने साथ किसी किस्म की भी ज्यादती नहीं करने दूंगी। और फिर मैंने उसको लात मारी और उसको 2-3 थप्पड़ भी लगाए और मुझे याद पड़ता है कि मैंने उसको मारा था और मुझे ये भी याद है कि वो चिल्लाया था और फिर वो रुक भी गया था। तो ये जंगजू से पूछता है कि तुम्हारे घर में कोई कैमराज हैं? तो ये कहती है कि नहीं। ये जंगजू कहता है कि तुमने अभी जो सारी बात बताई वो बिल्कुल भी तुम्हारे फेवर में नहीं जाती। तो ये जंगजू बताता है कि उस बिल्डिंग में सिर्फ 3 ही कैमराज थे, एक होटल में, और उसमें यही रिकॉर्डेड हुआ है कि तुम टेबल के ऊपर लेटी हुई थी जब तुम ड्रंक थी और इससे ये बात नहीं साबित हो सकती कि उसने तुम्हें जानबूझकर ड्रंक किया था और इसकी वजह से वो ये भी कह सकता है कि तुम बहुत ज्यादा ड्रंक थी और वो तुम्हारी परवाह ही कर रहा था और इसलिए तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने आया। और बाकी 2 कैमराज नेबरहुड में हैं और उनसे यही रिकॉर्ड हुआ है कि वो तुम्हारी मदद कर रहा था तुम्हें चलने में, यानी वो तुम्हें सहारा दे रहा था ऊपर लाने में। और उन कैमराज में इनके अलावा और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ और बाकी जो कुछ भी हुआ है वो उसकी गाड़ी और तुम्हारे घर में हुआ है। और अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए, जो सबूत नजर आ रहे हैं उससे तुम्हारी मदद नहीं हो सकती और इस तरह से तुम्हारा बॉस बेगुनाह साबित हो जाएगा। तो वो लड़की कहती है कि लोग मुझे ऑनलाइन बहुत ही ज्यादा बुरा भला कह रहे हैं और अब क्या मुझे जेल जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे साथ हरासमेंट हुई है। तो ये जंगजू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने जो अभी सब कुछ कहा है वो इसलिए नहीं कहा कि हम ये केस नहीं जीत सकते, बल्कि मैंने वो सिर्फ तुम्हें इसलिए कहा कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।